तो इस लेक्चर में जो आपको पढ़ना है वो टेम्परेचर इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो इसके पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, किसके बारे में बताया था, थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में बताया था, वो इस बार रिकॉल कर लेते हैं। तो थर्मल स्ट्रेसेस में आपने देखा कि जो थर्मल स्ट्रेसेस होता है सिग्मा, उसकी वैल्यू क्या आती थी, ई अल्फ़ा डेल्टा टी। और कैसे आता था उसके बारे में हमने आपको बताया था कि ई अल्फ़ा डेल्टा टी यानी जो स्ट्रेस है सिग्मा, वो कब आता है, जब वन डायरेक्शन में स्ट्रेन है, सिर्फ एक डायरेक्शन में स्ट्रेन है तो है तो या फिक्स है, वाल है एक ही डायरेक्शन में, तो स्ट्रेस क्या होता था, एक डायरेक्शन में जो जनरेट होती थी सिग्मा वो ई अल्फ़ा डेल्टा टी, और बाकी जो बचे दो डायरेक्शन वाई और जेड में क्या होता था, स्ट्रेसेस तो नहीं होता था लेकिन वहाँ पे स्ट्रेन होता था, ठीक। इसके बाद हमने आपको बताया था अगर मान लीजिए टू डायरेक्शन में हो तब वहाँ पे जो सिग्मा आता है, तो वहाँ पे जो सिग्मा आता था टू डायरेक्शन में वो क्या हो जाता था, जैसे यहाँ पे ई अल्फ़ा डेल्टा टी अगर वन डायरेक्शन में है तो इतना, टू डायरेक्शन में तो वन माइनस वन म्यू था, टू में वन म्यू, और अगर तीन डायरेक्शन में हो तो वहाँ पे जो स्ट्रेस आता है वो क्या आता है, ई अल्फ़ा डेल्टा टी बाई वन माइनस टू म्यू। और ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्या की थी, एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक। जिसमें से हमने आपको बताया कि आपको जो याद रखना है, जो रिमेंबर रखना है या रिमेंबर करना है वो क्या है, ई अल्फ़ा डेल्टा टी आपको याद होना चाहिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो स्ट्रेस है वो इट इज़ नॉट फंक्शन ऑफ लेंथ, ठीक। और कुछ चीज़ें हमने स्ट्रेन वगैरह के बारे में बताई थी, तो स्ट्रेन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बाकी आप इतना याद रखिए। अब हम देखते हैं टेम्परेचर इफ़ेक्ट के बारे में, देखते हैं कि टेम्परेचर इफ़ेक्ट क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि जो टेम्परेचर इफ़ेक्ट है दो कंडीशंस में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक तो कंपोजिट बार का पूछा जाता है, ठीक। तो कंपोजिट जो बार है वो कैसे हो सकता है कि आप यहाँ पे एक सपोर्ट लिए हो, ये कोई वॉल है, इससे दो बार इस तरह से कनेक्टेड है, ऊपर क्या है, कापर का कोई एक मेंबर है, नीचे किसका है, स्टील का मेंबर है। यानी ये जो मेंबर हैं कुछ इस तरह से है, इनिशियल कंडीशंस में जो मेंबर आपको दिखेगा यहाँ तक था, यानी यहाँ तक कोई मेंबर था, ऐसे कापर का एक मेंबर है और क्या है, स्टील का मेंबर है, और दोनों क्या है, इस तरह से कंपोजिट हैं, एक दूसरे से मिलकर बने हुए हैं, ऊपर कापर का है, नीचे आपका स्टील है। अब ये कह रहे हैं दूसरा कंडीशंस क्या हो सकता है, बार आर कनेक्टेड पैरेलल बिटवीन टू फिक्स सपोर्ट, यानी दो वाल हैं, उन वाल के बीच में एक कापर की कोई बार है और नीचे क्या है, स्टील की बार है, दोनों इस तरह से, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है। बाकी जो कंडीशन कंपोजिट सेक्शन में आप ये देख रहे हो, ऐसे क्या है कि दो सॉफ्ट हैं, एक ऊपर का जो सॉफ्ट का ऊपर सॉफ्ट है वो किससे बना है, कॉपर से, उसके नीचे जो सॉफ्ट अंदर है वो किससे बना है, स्टील का बना है। तो ये भी किस में आता है, कंपोजिट सेक्शन में आता है। तो इनके बारे में देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो अगर आप टेम्परेचर, दो कंडीशन हो सकता है, यानी टेम्परेचर के बारे में दो कंडीशंस, वो क्या, चल आप या तो इंक्रीज़ कर सकते हो टेम्परेचर या तो टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हो। किस टेम्परेचर से, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर आप या तो इंक्रीज़ करो या तो डिक्रीज़ करोगे। अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है, तो आप देखिए होगा क्या, जो एग्ज़ाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछेंगे कि अगर टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो इस कंपोजिट सेक्शन में क्या होगा, कापर में टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, स्टील में टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे उसके बारे में, क्या कब कंप्रेशन होता है, कब टेंशन होता है। तो देखिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो होगा क्या, इसकी लेंथ सपोज कीजिए यल थी पहले इनिशियल कंडीशंस में, और आप जानते हो कि अल्फ़ा किसका ज़्यादा होता है, अल्फ़ा हमने कल बताया था आपको ABCS, यानी अल्मुनियम का ज़्यादा, फिर उसके बाद
सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का, फिर ब्रास का, फिर कॉपर का और स्टील का। तो एक तो हमने स्टील लिया है और एक क्या लिया है, कॉपर लिया है। ठीक, तो कॉपर का जो अल्फ़ा है वो क्या है, ज़्यादा है, और स्टील की जो अल्फ़ा है वो क्या है, कम है इसके रिस्पेक्ट में। तो होगा क्या कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जिसकी अल्फ़ा ज़्यादा उसमें एक्सटेंशन उतना ज़्यादा। तो होगा क्या, सपोज कीजिए कि ये जो कॉपर था ये एक्सटेंड होके, सपोज करना अभी आपको कि यहाँ तक आ जाता है, इस तरह से इसमें एक्सटेंशन होता है, और जो एक्सटेंशन होने के बाद यहाँ तक आ गया। ठीक, अब ये जो स्टील है, जब इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो स्टील टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, इसका अल्फ़ा इसके रेस्पेक्ट में कम है, तो इसमें भी एक्सपेंशन होगा, यानी इसकी भी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, लेकिन उतना नहीं करेगी, इतना ज़्यादा नहीं करेगी, कुछ कम करेगी। सपोज कीजिए कि आपका स्टील यहाँ तक एक्सटेंड हुआ। ठीक, ये था स्टील, स्टील आपका यहाँ तक हो गया स्टील, और एक कॉपर कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब अगर कुछ रिस्ट्रेन ना होता, यहाँ पे जो सेक्शन है आपका कंपोजिट ना होता, फ्रीली ये मूव कर सकते थे, तब क्या होता कि कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते। लेकिन है क्या यहाँ पे कि एक कंपोजिट सेक्शन है, एक दूसरे से क्या हुए हैं, वहाँ पे एम्बेडेड हैं, या समझ सकते हैं फिक्स हैं। तो होगा क्या, ऐसे आपको समझना है कि ये जो स्टील है ये क्या कहेगा कॉपर से, कॉपर की रॉड क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस तक जा रही, तो कॉपर क्या कहेगा, स्टील कॉपर से कहेगा भाई तू पास आ जा, क्या कहेगा, भाई तू पास आ जा। तो पास आने के लिए जब अगर वो मान लीजिए कि नहीं आना चाह रहा है, तो उसको क्या करेगा, पकड़ के ऐसे खींच लेगा अपने पास खींचेगा, तो उसमें कौन सी स्ट्रेस आ जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है सिग्मा कंप्रेसिव हो जाएगा, भाई इसको खींच रहा है। लेकिन ये जो कॉपर स्टील से क्या कहेगा कि भाई तू मेरे पास आ जाए, तो उसको अपने पास खींचने के लिए स्टील क्या करेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा, तभी तो इसके पास आएगा कॉपर के पास में, तो उसमें क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा टेंशन हो रहा है। तो ऐसे जब ए स्टील क्या कर रहा है, कॉपर को अपने पास खींच रहा, मान लीजिए यहाँ तक आया, और ए इसको खींच लिए, तो इस तरह से दोनों क्या हो जाएंगे, एक जगह पर, यानी यहाँ पे जो फाइनल डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फाइनल डिफ्लेक्शन यहाँ तक हो जाएगा, दोनों मेंबर का हो जाएगा। ठीक, तो कैसे आपको याद रखना है कि कॉपर का थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होगा ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा, जिसका कम उसका कम एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस मिड वाले लाइन तक आने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, ज़्यादा बढ़ गया, उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, कंप्रेस करके उसके पास लाना पड़ेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा खींच के आगे, यानी एक्सटेंड करके आगे करना पड़ेगा, तो इसको आप खींचोगे तो क्या आ जाएगा, उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। या तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, जिसकी थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा तो उसमें कंप्रेशन, और जिसमें थर्मल कोफिशिएंट कम उसमें क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। सेम वही सी लॉजिक से आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। इसमें भी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो कॉपर में क्या हो जाएगा, कॉपर में सिग्मा कंप्रेशन हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा टेंशन हो जाएगा। आप इसको लिख लो। यहाँ पे जो हमने फिगर बनाया है इसमें सब दिख रहा है क्लियरिटी के साथ, तो आपको चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, टेंशन कब, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। और क्यों हो रहा है, थर्मल कोफिशिएंट की वजह से हो रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारा कि इस बार में क्या हो रहा है। तो जो नेक्स्ट है इसमें आपको देखना है, आप बताइए कि अगर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूं तो क्या होगा, बताइए। तो देखिए, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो क्या हो जाएगा, सेम। ये भाई साहब बता रहे हैं कि अगर इसमें भी आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा कि इसमें भी, ये बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये कंप्रेशन दोनों में बता रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करना, ऐसा होगा या कुछ अलग होगा। सही बता रहे हैं। ठीक, देखिए क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, अब दोनों वाल के बीच में फिक्स है, दोनों वाल के बीच में क्या है, फिक्स है। तो सपोज कीजिए कि वाल ना होता,
वाल ना होता तो दोनों में एक्सपेंशन होता, लेकिन वाल होने के कारण वाल क्या कहेगा, भाई तू बाहर मत जा, वो दोनों को क्या करेगा, खींच के अंदर ले आएगा। तो इसका मतलब दोनों को जब अंदर कैसे लेके आएगा, वहाँ से जब उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगा तभी तो अंदर लेके आएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, कंप्रेशन, कंप्रेशन उसमें भी होगा और स्टील में भी क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। टेंशन कंप्रेशन आपको समझ में आता ही है, तो ये क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हो, कंप्रेशन इन बोथ बोथ डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आ गया। तो ये तो बात थी कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर था आपका, उस टेम्परेचर से अगर वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे तो ऐसा कुछ बना आपका। लेकिन अगर यही हम उल्टा कर देते, उल्टा इन द सेंस क्या करते कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की जगह हम क्या करते, टेम्परेचर डिक्रीज कर देते, टेम्परेचर क्या कर देते, डिक्रीज कर देते। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते तो जो इसमें हो रहा है तो वो उल्टा हो जाता। जैसे कापर में क्या हो जाता, जो कंप्रेशन हो रहा था उसमें अब टेंशन हो जाएगा, और स्टील में जो टेंशन हो रहा था उसमें क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक, बाकी इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा बताइए, इस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हो तो देखिए कैसे सोचना है। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दोगे तो जस्ट इसका अपोजिट यानी टेंशन हो जाएगा। अब कैसे होगा, अब जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कॉपर स्टील क्या होगा, इस दीवार से यहाँ आ जाएगा। सपोज करिए यहाँ आ गया तो वाल क्या करेगा, उसको अपनी जगह ले जाने के लिए क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, खींचेगा, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, टेंशन लग जाएगा। वाल के रिस्पेक्ट में ही आपको चीज़ें देखनी है। ठीक, जैसे वहाँ पे हमने लीनियर एक्सपेंशन में आपको बताया था, सॉरी वन डायमेंशन जो रेजिस्टेंट था वहाँ ये अल्फा डेल्टा डी कैसे आता है, तो वहाँ पे भी क्या था, एक्सपेंशन हो रहा था तो उसको क्या कर रहा था, कंप्रेस कर रहा था यहाँ, इसलिए हम वहाँ पे क्या लिए थे, नेगेटिव लिए थे। चलिए कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज आगे प्रोसीड किया जाए। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे, जो थर्मल स्ट्रेस हो रहा है इस केस की वजह, मान लीजिए कोई फोर्स आपकी जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, तो सिग्मा इंटू एरिया आप कर लीजिए। तो यहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्यों देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन, इसकी जो यूनिट होती है किलो न्यूटन होती है या फिर न्यूटन कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा किस में होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एरिया किस में हो गया, mm स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया तो बचा क्या, न्यूटन हो गया। अगर किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर तो वही आ गया फोर्स की यूनिट। यानी आप क्या करिए, फोर्स अगर आपको थर्मल स्ट्रेस के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको निकालना हो तो ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। लेकिन ये सब पूछा नहीं जाता। बाकी ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में कि किसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, तो आपको समझना है कि वो कंपोजिट बार दिया है या ऐसे दिया, ये वाला कंडीशंस दिया है, तो उस कंडीशन में जो पूछ रहा है उसको आपको बताना है। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है डिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ दी बार के बारे में पढ़ना है। जैसे यदि हम बात करें जैसे सपोज कीजिए कि अब जो नेक्स्ट है वो है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बार, डिफ्लेक्शन ऑफ बार ड्यू टू अप्लाइड लोड P। यानी अगर हम किसी बार पर P लोड लगाएं तो उसमें जो डिफ्लेक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे थर्मल स्ट्रेसेस इंपॉर्टेंट था ऐसे आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो चीज़ें आपको पढ़नी हैं वो क्या है, देखिए आप क्या कर रहे हो कि आपने एक इस तरह से कोई सपोर्ट है और उस सपोर्ट में इस तरह से कोई कैंटिलीवर बीम है और उस बीम में इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग ही फोर्स लगाना है। ठीक, इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हो आप, कोई फोर्स लगा रहे हो
और इस जो मेंबर है, इस मेंबर का क्या, इस मेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये वाला जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया कैपिटल ए है, इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इसकी जो लेंथ है वो कैपिटल यल है। ठीक, अब जब आप पी लोड लगाओगे तो पी लोड लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन आपको दिखेगा इस तरह से, वो जो एक्सपेंशन है वही आपसे पूछा जा रहा है कि वो एक्सपेंशन कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक, तो यानी सपोज कीजिए ये जो डेल्टा यल है, ये आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि पी लोड लगा दिया जाए तो कितना हो जाएगा। ये जो डिफ्लेक्शन डेल्टा यल है, आप जानते हैं इसकी वैल्यू पी एल बाई ए ही होती है, पर एक कैसे होती है उससे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो एग्ज़ाम में इनडायरेक्टली थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछे जा सकते हैं बना के, तो इसलिए इसको भी हम देखते हैं कि डेल्टा यल इजकल टू कैसे होता है। बाकी इसको आप समझिए कि क्या है ये जो डेल्टा यल है। देखिए यहाँ पे आपने P बटा ए लिखा हुआ है, P बाई ए, और जो P बाई ए हो क्या है, स्ट्रेस है, और ए जो E है, ए हो गया आपका स्ट्रेस होगा, यानी चेंज इन यल को आप स्ट्रेस बाई ई लिख सकते हो इनटू यल, और इसी को आप क्या बोलते हो, स्ट्रेन बोलते हैं। आप हुक्स लॉ को देखिए, हुक्स लॉ का जो हमने बताया था वहाँ से उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है यानी सिग्मा बाई ई जो है, आप बताइए कि ये जो सिग्मा बाई ई है ये आपका कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, यहाँ पे जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है, कांस्टेंट है, और स्ट्रेस के कांस्टेंट होने का जो रीज़न है, स्ट्रेस इजकल टू सिग्मा इजकल टू आप क्या लिखते हो, पी बाई ए लिखते हो। तो लोड क्या है, कांस्टेंट हो गया, और जो एरिया भी वो भी आप क्या मान लेते हो, कांस्टेंट है। यहाँ पे एरिया देखिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर ये एरिया आपका कांस्टेंट ना होता, अगर ये जो एरिया है वो क्या होता है, कांस्टेंट ना होता, वेरिएबल एरिया होता है। जैसे यदि हम बात करें एक ऐसा मेंबर है जहाँ पे आप लोड लगा रहे हो, तो एक जगह डाया डी है, फिर डाया उसका क्या हो रहा है, टेपरिंग हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। पहले यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, इस पे क्या हो रहा है, 10 सेंटीमीटर हो रहा है, और ये टेपरिंग होती जा रही है। ठीक है, डाया बढ़ते जा रही है। उसमें देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया है वो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा, तो आपका स्ट्रेस वहाँ क्या होता है, वेरी करता है। तो यहाँ पे जो है इन दिस कंडीशन एरिया इज कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट है आपका। अगर ये एरिया जो कांस्टेंट है तो होने से क्या होगा, सिग्मा इजकल टू जो पी बटा ए आप लिखते हो वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हो लीनियर वेरिएशन होगा, लीनियर वेरिएशन होगा अलोंग द लेंथ, यानी लेंथ के अलोंग, जैसे लेंथ बढ़ता जा रहा है तो इसमें जो सिग्मा का वेरिएशन है, ऐसे आप देख सकते हो कि जो सिग्मा है अगर यहाँ पे P बाई ए है तो कहीं तक जाओगे वो क्या होगा, P बाई ए आएगा, यानी सिग्मा। ये जो सिग्मा की वैल्यू आप देख रहे थे वो लीनियर वैल्यू वेरी कर रहा, कहाँ तक, L तक। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन यदि हम बात करें डेल्टा यल की बात करें तो डेल्टा यल आप देख लीजिए, P बटा ए आपका कांस्टेंट हो गया, E भी कांस्टेंट हो गया, तो यानी P बाई ए इंटू ई इंटू यल है। इसको आप पूरे को कांस्टेंट कह सकते हो। क्यों, क्योंकि लोड भी कांस्टेंट है, 10 किलो न्यूटन का जो लग रहा था, एरिया वगैरह ई भी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया, इसी केस में कांस्टेंट है, तब क्या होगा, डेल्टा यल जो है प्रोपोर्शनल टू यल हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अब ये जो डेल्टा यल है प्रोपोर्शनल टू यल है, और इसका जो वेरिएशन है कैसे हो रहा है, देखिए ऐसे वेरी कर रहा है ये। ठीक, यहाँ पे 0 था, धीरे धीरे एक्सटेंड होते गया, फाइनली इसका लेंथ यहाँ पर। तो ये क्या है, डेल्टा जो है ये क्या है, लीनियर वेरिएशन है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डिफ्लेक्शन है ड्यू टू अप्लाइड लोड, उसका वेरिएशन क्या है, लीनियर होता है या नहीं। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, ये वाली चीज़, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% जो है इसी से आ जाता है, डेल्टा यल इजकल टू पी एल बाई ए से ही निकल जाता है। पर ये पूछेंगे क्या एग्ज़ाम में
कहेंगे सपोज कीजिए कि अगर हम क्या करें, फोर्स वही रखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, लोड कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कांस्टेंट है, यदि हम मेंबर की जो लेंथ है उसको हम 2 टाइम्स कर दें, मेंबर की लेंथ को क्या कर दें 2 टाइम्स कर दें, तो आपको बताना है कि जो फाइनल डिफ्लेक्शन होगा वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, या 1/2 टाइम्स हो जाएगा, या नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, इसकी जो फाइनल डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा, वो क्या कर जाएगा, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल था। यानी जब आप, यानी अगर हम ऐसे कह दें कि एल इंक्रीज टू 2L, तो डेल्टा एल आल्सो इंक्रीज टू डेल्टा। इसका मतलब है क्या है, लीनियर वेरिएशन में ऐसे आप लगा सकते हो, कहीं पे भी आपको दिखे तो ऐसे आप कह सकते हो कि 10 किलो न्यूटन से अगर आपका डिफ्लेक्शन 5 mm हो रहा है इस केस में, तो 10 किलो न्यूटन से जो होगा डिफ्लेक्शन वो कितना हो जाएगा, इसी तरह से आप निकाल सकते हो ऐड करके फाइनल डिफ्लेक्शन। ठीक, सेम कंडीशंस में लीनियर अलजेब्रिक समेशन से आप निकाल सकते हो। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। फिर हम देखते हैं क्या इसमें और चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं। ये डिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि आगे का जो डिफ्लेक्शन है, जब हम बीम का डिफ्लेक्शन बोलेंगे, कैंटिलीवर का, प्रॉप्ट कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन वगैरह डिफरेंट केस में, वो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। बाकी ये भी है, बेसिक से है, हुक्स लॉ का ये भी एप्लीकेशन है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि पहले कंडीशंस में, यानी डिफ्लेक्शन ऑफ द बार ड्यू टू अप्लाइड लोड में आपको क्या पढ़ना है, पहले में फॉर यूनिफॉर्म डाया बार। तो उसमें अगर यूनिफॉर्म डाया आपका बार है तो आप देखोगे इसमें जब लोड लगाओगे PL, तो इसमें जो अगर लोड आप P लगा रहे हो तो जो डिफ्लेक्शन आएगा डेल्टा चेंज इन L आएगा PL/A। जहाँ पर P अप्लाइड लोड है, L क्या है, इनिशियल लेंथ ऑफ द मेंबर है, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेंबर। अब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ऐसे आपको काट के इस जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा उसी को लेना है, किसी एंगल पे नहीं लेना है। अगर आप किसी एंगल पे एरिया लोगे तो एरिया थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, उसको हम जब आपको पढ़ाएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह पढ़ाएंगे, जैसे आप देखिए कि जैसे आप इसको क्या किए, थोड़ा सा क्रॉस में ले ली, 35 डिग्री पे ले ली, 45 डिग्री पे, तो क्या होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा, इसका कंपोनेंट उस प्लेन के एक परपेंडिकुलर होगा, इस एक एलॉन्ग होगा। तो जो एलॉन्ग होता है वो शियर स्ट्रेस जनरेट करेगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या जनरेट करेगा, नॉर्मल स्ट्रेसेस। वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझिए कि डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो गया, PL/A ही हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे यदि हम बात करें AE क्या है, जो AE है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हो आप एक्सियल रिजिडिटी बोला जाता है, रिजिडिटी बोला जाता है। ऐसे AE को एक्सियल रिजिडिटी बोलते हो। ऐसे कहीं आपको EI दिखे तो उसको हम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं। ये आपको हम आगे समझाएंगे कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर AI को हम एक्सियल रिजिडिटी बोल रहे हैं तो EI को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोल रहे हैं। ऐसे GIP होता है, इसको हम टॉर्शनल रिजिडिटी बोलते हैं, टॉर्शनल रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक, ऐसे ये हो गया। अब इतना तो है ही है, साथ साथ में अगर आप बाई L कह दो, यानी जो क्वांटिटी है रिजिडिटी बाई L को स्टिफनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टिफनेस बोला जाता है। जैसे यदि हम इसी में क्या करते हैं, ये था एक्सियल रिजिडिटी था, हाँ, ऐसे AE/L कर दें तो अब ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सियल स्टिफनेस कहलाएगा, एक्सियल स्टिफनेस। ये रिजिडिटी का मतलब आप समझ सकते हो कि एक तरह का स्ट्रेंथ को बताता है। किसको बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है। और एक इसको बताता है, स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ को बताता है। ऐसे आप समझ सकते हैं। कैसे, AE है,
ई का जो यूनिट होता है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ए का यूनिट क्या है एम एम स्क्वायर, तो नीचे का एम एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से, तो बचेगा क्या न्यूटन मतलब फोर्स। तो फोर्स क्या है, एक तरह का समझ सकते हैं स्ट्रेन को बता रहा है। ऐसे एक्सियल रिजिडिटी होता है, ऐसे ई आई बाई अगर एल लिख दोगे तो उसको आप क्या बोलते हो, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, वेल रिजिडिटी बोला जाता है, ठीक। ऐसे जी आई पी बाई एल को, यल को कहीं कहीं आप देखोगे यल बाई थीटा के फॉर्म में लिखा होता है, उसको आप बोलते हो टॉर्शनल रिजिडिटी, टॉर्शनल रिजिडिटी। अब ये चीज़ें जो हैं, जैसे आप देख रहे हो एक्सियल रिजिडिटी या एक्सियल स्टिफनेस बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं फ्लेक्स, सॉरी यहाँ हमने रिजिडिटी लिख दिया है, इसको स्टिफनेस करिए आप, स्टिफनेस होना चाहिए, स्टिफनेस। अगर बाई एल है तो आप उसको स्टिफनेस बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टिफनेस बोलते हैं। और इसी का उल्टा, यानी इसी को अगर आप ऐसे लिख लो यल बाई ए आई लिख दो, एल बाई ए आई, तो इसी को हम एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ बोला जाता है, क्या बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरह से टर्म होते हैं, फ्लेक्सुरल फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह हो गया, ठीक। यहाँ पे जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं एक्सियल स्टिफनेस या रिजिडिटी वगैरह के बारे में, स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी दो वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा एक्सियल स्टिफनेस के बारे में लिखा ए ई बाई यल के, और यल बाई ए ई क्या है एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी लिखा है, ठीक। जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक जगह देखोगे कि लास्ट में जब एनालिसिस हम करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, तो एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और दूसरा क्या होता है आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो यहाँ से ही आपको वही चीज़ें आपको वहाँ कन्वर्ट करना होता है उस फॉर्म में, यानी एक्सियल स्टिफनेस के फॉर्म में एक को कन्वर्ट करना पड़ता है, एक को फ्लेक्सिबिलिटी के फॉर्म में। तो वहाँ कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है स्ट्रक्चर में कि जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी एक्सियल जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है, वो कौन सा मेथड होता है, फोर्स मेथड होता है या डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। तो क्या होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी आपका फोर्स मेथड होता है, बाकी जो स्टिफनेस मेथड हो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें जब हम आपको स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे। तो आप क्या करिए कि जितने भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आप उसको बहुत ध्यान से नोट करते जाइए उसको, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए नीचे। क्या करिए कि पेज के नीचे जो 20% एरिया छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ें नोट कर लीजिए आप। फिर जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो नई चीज़ें आपको मिले या नहीं समझ में आ रहा है, उसी 20% एरिया में क्या कर सकते हैं नोट करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने नोट को, ठीक। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी कवर हो जाएंगी, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो अब इसमें जो है जैसे आप देख रहे हो कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया। डिफ्लेक्शन में दो चीज़ें और बच रही हैं, हम उसको कवर करा दे रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कैसे डिफ्लेक्शन में और भी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी जो ये डिफ्लेक्शन आप पढ़ रहे थे, ये जो डिफ्लेक्शन था ये यूनिफॉर्म बार का था। अब जो अगला है डिफ्लेक्शन इन टैपरिंग बार, टैपरिंग बार। तो जो आपका टैपरिंग बार होता है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ का डायमेंशन इस तरह से इंक्रीज हो गया, पहले डायमेंशंस ऐसे था, ऐसे कर दिया आपने, ऐसे कर दिए, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे D1 था डाया, यहाँ पे D2 हो गया। तो इस कंडीशंस में अगर आप एक्सियल लोड लगा रहे हो, इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से पास होकर अगर P लोड यहाँ लगा दिया आपने, P लोड यहाँ लगा दिया, और तो यहाँ का जो डायमेंशंस होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ से आ गया, आप मिड पॉइंट पे नहीं लिया हमने, x डिस्टेंस पे लिया है, तो यहाँ पे जो dx होगा, यानी यहाँ का जो डाया होगा वो D1 से क्या होगा ज़्यादा होगा। तो D1 में कुछ ऐड करना पड़ता है, यानी D एट x डिस्टेंस पे जो डाया आएगा वो D1 प्लस क्या आता है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं D2 बाई D1, यानी D2 माइनस D1 हो गया।
बटा d2/d1 कितने लेंथ में हो रहा है, इसका लेंथ मान लीजिए आपका यल है, तो इस लेंथ में हो रहा है, तो लेंथ और बाकी कितने डिस्टेंस पे है x, तो इसका डाया एट x हो जा रहा है। ठीक, तो डिफ्लेक्शन इन जो टेपरिंग बार है वो फाइनल जो रिजल्ट होता है, यानी इसमें डेल्टा जो निकालते हो आप, वो आप ऐसे लिखते हो PL 4PL बाई पाई d1/d2 इंटू ई, यही होता है ना। अब ये कैसे आता है, क्या है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, डिफ्लेक्शंस के बारे में और भी सारी चीज़ें, डिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें और कुछ बच रही हैं वो भी हम नेक्स्ट आधे घंटे का जो और लेक्चर होगा उसमें ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस आपको कराएंगे, इसमें कुछ चीज़ें अभी छूट रही हैं तो उसको करा के फिर हम क्या कराएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, तो आप अगर इतना कर लेते हो, जितने लेक्चर्स हैं उनको आप रिवाइज़ कर लीजिए, बाकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इतना क्या है, मोर देन सफिशिएंट है। और आप बिलीव करिए कि नियर अबाउट आप 80% क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर सकते हो एग्ज़ाम के, उससे ज़्यादा, मोर देन 80%। ओके, थैंक्स।